ऑलराइट, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं रिगार्डिंग द एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। सो ग्लोबल इकोनॉमी में 1990s से अगर हम कंपेयर करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गई है, एंड उससे भी ज़्यादा क्या चीज़ बेहतर हुई है कि अब ये इकोनॉमी जो है ये ओपन है एंड ये कॉम्पिटिटिव है। एंड फर्दर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस इंटरनेशनल ट्रेड में, तो एक क्या होता है, एक आपके पास डोमेस्टिक मार्केट है एंड फर्दर एक आपके पास इंटरनेशनल मार्केट है। तो अगर कंपटीशन वाइज देखें तो कौन सी मार्केट में कंपटीशन ज्यादा होगा? नेचुरल सी बात है, जो इंटरनेशनल मार्केट है यहां पर जो कंपटीशन है ये कंपैरेटिवली ज्यादा हायर रहता है, क्योंकि यहां पर डिफरेंट कंट्रीज से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को पेश करते हैं। तो यहां पर कॉस्ट मैटर करेगी, यहां पर क्वालिटी मैटर करेगी, यहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा। तो यहां पर जो डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो डेवलपमेंट हुई है एंड फाइनेंस में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले क्या होता था कि फाइनेंस इतना ज्यादा एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स में यहां पर इंटरनेशनल केसेस में, इंटरनेशनल ट्रेड के केस में, फाइनेंस के केस में जो यहां पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन्होंने कॉमोडिटी का एंड इन्वेस्टमेंट जो करते थे लोग उसका तरीका ही चेंज कर दिया, उसका पैटर्न ही चेंज कर दिया। एंड फर्दर अब जो ट्रेड होता है ना, ये क्या होता है, रूल बेस्ड है। ट्रेड क्या है? रूल बेस्ड है। मल्टीलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल ट्रेड जैसे बायलेटरल रहता है ना, जैसे कि जिसमें दो कंट्रीज, दो देशों के बीच में जहां पर एग्रीमेंट हुआ है। मल्टीलेटरल के केस में दो से ज्यादा जो कंट्रीज हैं उनके बीच में एग्रीमेंट रहता है। एंड ये क्या हो गया है? रूल बेस्ड हो गया है, जिसके कारण जो फ्रेमवर्क बनाया गया, यानी कि ये जो मल्टीलेटरल ट्रेड का जो फ्रेमवर्क है ये किसने तैयार किया है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स के तहत है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो इंपैक्ट है, इस तरह के रूल बेस्ड ट्रेड का जो इंपैक्ट है, ये सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर पड़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ बहुत से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते जा रहे हैं। बहुत से इमर्जिंग सेक्टर सामने हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो इन्होंने, इनकी जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है, काफी मैनीफोल्ड्स हुई है ग्रोथ इनकी। अगर एक जो आपके पास ट्रेडिशनल एक कॉमोडिटी थी उसमें आपको ग्रोथ देखने को इतनी नहीं मिल रही, लेकिन जो ये नए सेक्टर्स हैं, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, इनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है। इनमें जो ग्रोथ हुई है वो काफी ज्यादा हुई है। तो किसके कारण से हुई है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण से हुई है। फर्दर अब नए पॉलिसी फ्रेमवर्क आ गए 21st सेंचुरी के साथ ही, नए पॉलिसी फ्रेमवर्क आ गए जो ज्यादा क्या है, ओरिएंटेड है। प्रोटेक्शन इनमें लेस है लेकिन कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है ना इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, तो उसके कारण क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या है, ज्यादा है, लेस प्रोटेक्टिव है, तभी कंपटीशन ज्यादा होगा, तभी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा आप बच बचाव रखेंगे तो आप कंपटीशन में कैसे उतर सकते हैं? तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो इनके साथ इन टच रहने के साथ है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अब जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको उसी हिसाब से बनाया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के जो चैलेंजेस हैं उनको हम फेस कर पाएं, उनके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएं। तो मेन चीज क्या है, आप इस चीज को समझिए कि बाहर से कंपटीशन पूरा है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से आपके पास कंपटीशन पूरा है। तो यहां पर जो इकोनॉमिक पॉलिसी रहेगी उसका मेन इंफोसिस किस चीज के ऊपर होगा? उसका मेन इंफोसिस इस चीज के ऊपर होगा कि किस तरह से हम ग्रोथ को प्रमोट करें, क्योंकि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट भी सही चाहिए, आपको जो इलिटरेसी है उसको भी खत्म करना है। अगर हम एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो ग्रोथ जो है उसका एक बहुत बड़ा स्प्रेड है। ठीक है, तो मेन इंफोसिस क्या है फ्यूचर पॉलिसी का होना चाहिए कि हमने ग्रोथ को प्रमोट करना है। किसकी ग्रोथ को प्रमोट करना है? एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करना है। एंड वो किस तरह से हो सकेगी? जो ये चैलेंजेस आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं एंड जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके बीच में इंटरवीन करके, उनके बीच में आप दखल अंदाजी देकर ही इस चैनल की, इस डिलीवरी चैनल की ग्रोथ आप फर्दर कर सकते हैं। अब एक चीज एमएसएमई में देखिए, जो एमएसएमई में छोटे व्यापार हैं, एमएसएमई में जो छोटे व्यापार हैं उनके ऊपर अभी जो बाहर से कंपटीशन था उनका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, यानी कि जो कंपटीशन का प्रेशर था डोमेस्टिक वे में भी एंड इंटरनेशनल वे में भी, वो अभी इनके ऊपर कम है। तो मेन पॉलिसी कंसर्न क्या? जब पॉलिसी बनाते हैं तो कोई ना कोई कंसर्न रहता है जिसके हिसाब से हम पॉलिसी को डेवलप करें। तो मेन पॉलिसी कंसर्न क्या है? इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो फ्यूचर है
वही हमारे लिए मेन पॉलिसी कंसर्न है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें तो वो बहुत ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, जो रीजनल इम्बैलेंसेस उनको खत्म करते हैं, एक्सपोर्ट्स में बहुत ज्यादा इनका हिस्सा रहता है, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की तरफ जोर देते हैं, एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर इनको बचाना, इनकी ग्रोथ करना, वो बहुत बड़ा एक कंसर्न है रिगार्डिंग द पॉलिसी डेवलपमेंट्स। अब बात आती है रिगार्डिंग कि इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी में की, ठीक है। तो एमएसएमई की अगर कंट्रीब्यूशन देखें ना तो जीडीपी में 8% से ज्यादा की इसकी खुद की हिस्सेदारी है। प्लस अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें, अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो 45% से ज्यादा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट निकल कर आता है वो एमएसएमई से निकल के आता है। जैसे एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी को देखें अगर, उसके हिसाब से ही जो एमएसएमई भी है, एमएसएमई भी बहुत एक बेहतर सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो 8% जीडीपी यहां से आ रही है कम से कम, ठीक है, एंड साथ के साथ 45% जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी वहां से आ रही है। फर्दर एमएसएमई की कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोर्ट्स में भी है, यानी कि अगर तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट में देखते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, ये एमएसएमई यूनिट है, ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज होगी, एक हो गया कि कोई बड़ा यूनिट है लेकिन इसके लिए प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ये छोटे यूनिट ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये छोटे यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये भी आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो डायरेक्ट वे में कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट वे में तो 40% ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है एमएसएमई का। इसके अलावा जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ सकता है, इनडायरेक्टली भी तो कर रहा है, लॉस ट्रेडिंग हाउसेस के थ्रू, थर्ड पार्टीज के थ्रू भी तो ये फर्दर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत से जो डोमिनेंट इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का है, चाहे गारमेंट्स का है, चाहे लेदर प्रोडक्ट्स का है, चाहे स्पोर्ट्स गुड्स का है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है, हैंडीक्राफ्ट्स का है, इन सब में एमएसएमई एक डोमिनेंट प्लेयर है, यानी कि इसकी हिस्सेदारी काफी ज्यादा है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। फर्दर इन एंटरप्राइजेस की जो ग्रोथ है ना वो एक्सपेक्टेड है कि हर साल ईयर ओवर ईयर वाई, जब हम वाई का इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब क्या रहता है, पिछले साल अगर 100 था तो इस साल 120 होगा, इस साल 120 तो अगले साल इसका भी क्या होगा 20% और इंक्रीज होगा, यानी कि 144 होगा। तो वाई जो ग्रोथ है ना इसकी एमएसएमई की, डेट इज सेट टू बी 20%, एंड जो 90% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो इसी सेक्टर को बिलोंग कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। सो 90% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर प्रेजेंटली बिलोंगिंग टू दिस सेक्टर। एंड ये ग्रोथ होने का मेन कारण क्यों है, क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है। जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है ना, देयर इज लोअर इन्वेस्टमेंट यहां पर कम है। फर्दर यहां पर फंडिंग भी है, ठीक है। तो मेन कारण क्या है कि यहां पर ग्रोथ ज्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहां पर कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, एंड सम ऑफ द यूनिट्स आर आल्सो बैक्ड बाय लोकल एंड फॉरेन फंडिंग।